हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी की फर्स्ट यूनिट का रिवीजन। तो ये बाकी यूनिट है, इसका फर्स्ट यूनिट का रिवीजन करेंगे आज। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ से तात्पर्य धन है, जबकि शास्त्र का अर्थ होता है अध्ययन करना। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो वस्तु सेवाओं के उत्पादन, वितरण, उपभोग का विश्लेषण करता है। अब एडम स्मिथ अर्थशास्त्र को बताते हैं। एडम इन्होंने बताया कि धन का विज्ञान कहा जाता है, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा जाता है, अर्थात किसी देश की अर्थव्यवस्था वस्तु सेवाओं के माध्यम से उत्पन्न धन पर निर्भर करती है। इसमें वस्तु सेवाओं का आयात निर्यात शामिल है और उपभोग उत्पादन द्वारा इसे दर्शाया जाता है, कितना उपयोग हो रहा है, कितना और उत्पादन हो रहा है, इसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था की दो शाखाएं हैं, इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमी और समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमी। इसमें जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसके जनक है अल्फ्रेड मार्शल, अर्थशास्त्र के जनक बताए जाते हैं। इसमें छोटे स्तर पर आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन, जिसमें एक उपभोक्ता होता है, एक उत्पादक होता है, अथवा एक फॉर्म, एक उद्योग शामिल होता है, तो एक छोटी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र, इसके जनक क्या हैं? जॉन मेनार्ड केन्स, ये जनक हैं। संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसमें वस्तु सेवाओं का उत्पादन किसी समय अवधि में वृद्धि दर, इस समय अवधि में उसमें वस्तु सेवाओं कितनी वृद्धि दर हुई है, कितना रोजगार मिला है, बचत कितना हुआ है, विनियोग आदि इसमें शामिल है। समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय, रोजगार, मुद्रास्फीति, कितनी मुद्रास्फीति हो रही, आर्थिक विकास कितना हो रहा है, व्यापार चक्र जैसे समग्र आर्थिक चरों को समझने के लिए और इनका विश्लेषण करने के लिए केंद्रित है। अर्थव्यवस्था वह संरचना जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है, जिसमें उत्पादन होता है, उपभोग करता है कोई और निवेश करता है। तो अर्थव्यवस्था की आधारभूत गतिविधियां हैं कि उसमें उत्पादन होगा, उपभोग होगा और निवेश होगा। तो ये अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र का व्यवहारिक स्वरूप अर्थव्यवस्था है। तो अपन जो देखते हैं समाज में अर्थव्यवस्था है। अर्थशास्त्र का प्रयोग यह समझने के लिए किया जाता है कि अर्थव्यवस्था किस तरह से कार्य करती है और समाज में विभिन्न वर्गों का आर्थिक संबंध कैसा है। वह पॉल सैमुएल्सन ने अर्थव्यवस्था को बताया। इसमें अर्थव्यवस्था एक समाज देश के संसाधनों का उत्पादन, वितरण और उपभोग करने की प्रक्रिया है कि एक समाज में कितने लोग उत्पादन कर रहे हैं, कितना उपभोग कर रहे हैं और वितरण क्या हो रहा है। जिसमें लोग और सरकार मिलकर आर्थिक गतिविधियां करते हैं ताकि सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके, यानी सरकार भी इसमें शामिल होती है और व्यक्ति भी, और मानवीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी वस्तु सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन है। इसमें उत्पादन, उपभोग, निवेश अर्थव्यवस्था की आधारभूत गतिविधियां हैं। अर्थव्यवस्था वह संरचना जिसके अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों का संचालन, जैसे मानव व्यवहार का अध्ययन, उसकी आवश्यकताओं एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के संबंध में होता है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ 1776 में अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में उन्होंने परिभाषित किया था। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक को। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसके जनक कौटिल्य हैं। ग्रंथ अर्थशास्त्र लगभग 4वीं सदी ईसा पूर्व धन का संदर्भ यानी अर्थ का संदर्भ धन से है, उन्होंने बताया था। है अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने प्रकार की होती है? तो खुले प्रकार की होती है, बंद प्रकार की होती है। फिर है तो संसाधन पर के आधार पर सामाजिक व्यवस्था है, पूंजीवादी, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। विकास के आधार पर अल्प विकसित, विकसित, विकासशील, इस तरह की अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जो बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार, आयात निर्यात नहीं करती। इसका उद्देश्य देश की सीमाओं के भीतर घरेलू उपभोक्ताओं की ज़रूरतों और सभी चीज़ों को उपलब्ध कराना है। तो यानी किसी दूसरे देश से
संपर्क नहीं करती है। ऐसी कोई अर्थव्यवस्था नहीं है जो पूरी तरह से बंद हो। बंद अर्थव्यवस्था। खुली वह अर्थव्यवस्था जो बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार आयात निर्यात करती है। खुली अर्थव्यवस्था अन्य देशों के साथ व्यापार पूंजी का आदान प्रदान करती है और तकनीक और ज्ञान की जानकारी भी प्राप्त करती है। तो खुली अर्थव्यवस्था है। अब है पूंजीवादी। इसे नियंत्रित अनियंत्रित या बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें मतलब पूंजी बाजार को सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता। तो अनियंत्रित बाजार अर्थव्यवस्था, सरकार का हस्तक्षेप इसमें न्यूनतम होता है। यह बाजार की शक्तियों द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था है। बाजार द्वारा उत्पादन की प्रकृति और मात्रा का निर्धारण होता है। यह बाजार के लाभ पर आधारित है कि बाजार में कितना लाभ है, यदि ज़्यादा लाभ हो रहा है तो उसका उत्पादन अधिक होगा। इसे सामाजिक और लोक कल्याण का पुट गौण होते हैं, यानी समाज कल्याण के लिए नहीं चलाई जाती है, तो लाभ के लिए चलाई जाती है। अब है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसे नियंत्रित या योजनागत अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें सरकार की व्यापक और नियंत्रणकारी भूमिका होती है। इसे सरकार नियंत्रित करती है। सरकार द्वारा उत्पादन की प्रकृति और मात्रा का निर्धारण होता है। बाजार की शक्तियों की भूमिका इसमें गौण होती है, यानी बाजार की शक्तियाँ इसमें काम नहीं करती। यह अधिकतम समाज कल्याण पर आधारित अर्थव्यवस्था है। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था हुई। मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के इसमें लक्षण होते हैं। सरकार के साथ ये बाजार की शक्तियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बाजार की गतिविधियां राज्य द्वारा लोक कल्याण के संदर्भ में विनियमित हैं। विशेषकर 1991 के नवीन सुधारों की देन है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का अच्छा उदाहरण है। भारत में इस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। अब है विकसित अर्थव्यवस्था, जिनके पास विकास हो गया है, यानी विकसित देश। औद्योगिकरण बहुत पहले हो चुका है। लगभग 1930 से 1950 के समय इनका औद्योगिकरण हुआ। इनके जीडीपी में जो है द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का योगदान है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अपेक्षाकृत कम है। अवसंरचना का विकास बेहतर स्थिति में है। उदाहरण के लिए अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, तो इनका अवसंरचना, आधारभूत बुनियादी संरचना है जो उनका विकास बहुत अच्छा है। फिर है विकासशील अर्थव्यवस्था। तो इनकी जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका क्रमिक रूप से कम हो रही है। प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका कम हो रही है, द्वितीयक क्षेत्र की भूमिका बढ़ रही है। इनका तीव्र गति से विकास हो रहा है। तो भारत है। फिर है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में जीडीपी में क्या है, प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका अभी भी बनी हुई है और सेवा क्षेत्र की स्थिति पिछड़ी हुई है और विकास में कोई ठोस मतलब वो नहीं है। वर्तमान में 4 श्रेणियां हैं। अब अर्थव्यवस्था के आधार पर देशों को बांटा गया है। उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था, फिर उच्च मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था, निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था और निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था। तो उच्च अर्थव्यवस्थाओं में जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, जापान है, ब्रिटेन है, ये अर्थव्यवस्थाएं आएंगी। उच्च मध्य वाले में चीन, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका। निम्न मध्य वाले में भारत, पाकिस्तान, नेपाल। और निम्न बिल्कुल आय वाले में भूटान, नाइजीरिया, युगांडा, सीरिया, ये देश आते हैं। इनके परिणाम बदलते रहते हैं। 2019 में विश्व बैंक ने विकास पैमाने के लिए विकसित और विकासशील देशों की श्रेणियां समाप्त कर दी और 4 श्रेणियां लाई फिर से। और इनकी सूची क्या है, प्रत्येक वर्ष अब सूची को अपडेट किया जाता है। हर वर्ष इसको अपडेट किया जाता है, इसलिए देश भी बदलते हैं। इसमें एटलस पद्धति का प्रयोग किया जाता है इसको बताने के लिए। अर्थ के साथ सामाजिक कारक भी वर्गीकरण का आधार होते हैं। अर्थव्यवस्था के साथ सामाजिक कारक कि समाज कैसा बदल रहा है। एटलस पद्धति के अंतर्गत विश्व बैंक विभिन्न देशों की जीएनआई को अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित करता है। अमेरिकी डॉलर के साथ विनिमय दर 3 वर्ष के आधार पर होती है। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र के वर्गीकरण।
अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का वर्गीकरण में पहले है क्रियाशीलता के रूप में तो वास्तविक क्षेत्र और मौद्रिक क्षेत्र। इसमें वास्तविक क्षेत्र में वस्तु सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे चिकित्सा, शिक्षा, श्रम, तो इसमें उत्पादन किया जाता है, वो वास्तविक क्षेत्र है। मौद्रिक क्षेत्र में शेयर बाजार आता है, जिसमें पूंजी उत्पादन तो नहीं किया जाता लेकिन पूंजी लगा के और पूंजी का मतलब बढ़ाया जाता है पूंजी को। शेयर बाजार, वित्त बाजार, बॉन्ड एक्सचेंज, लोग केवल कीमतों के उतार चढ़ाव की संपत्ति का इसमें सृजन करते हैं। तो आर्थिक गतिविधियों के आधार पर तो आर्थिक गतिविधि इसमें प्राथमिक क्षेत्र इसमें कृषि, पशुपालन, खनन क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा। द्वितीयक क्षेत्र इसमें कीमतों को बेहतर करना है और उद्योग शामिल होते हैं। तृतीयक क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से मानव की सेवाएं होती है। चतुर्थ में उच्च कौशल विज्ञान शामिल है। पांचवें नीति निर्माण वाले लोग शामिल हैं। सरकार की हिस्सेदारी के आधार पर सार्वजनिक, जिनमें 50% सरकार का हिस्सा होता है वो सार्वजनिक, और निजी क्षेत्र के लाभ के उद्देश्य से कम होता है। जैसे निजी क्षेत्र का 50% होता है वो निजी क्षेत्र होता है। संगठन के आधार पर सरकारी नौकरी, छुट्टी निश्चित प्राइवेट हो सकती है और सरकार पर केंद्रों का पालन करते हैं। संगठन के आधार पर भी है। हमें वास्तविक क्षेत्र क्या कहलाता है? किसी अर्थव्यवस्था का वास्तविक क्षेत्र एक महत्वपूर्ण खंड होता है, क्योंकि क्योंकि इस क्षेत्र की गतिविधियां आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है आर्थिक उत्पादन को प्रभावित करती हैं तथा इसका प्रतिनिधित्व उन आर्थिक खंडों द्वारा होता है जो अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पादन की प्रगति के लिए जरूरी होता है। तो इसमें ऐसे क्षेत्र शामिल हैं इस प्राथमिक वास्तविक क्षेत्र में जो आर्थिक गतिविधियों को उत्पादन करते हैं और उन्हें करते हैं। मौद्रिक क्षेत्र क्या है? मौद्रिक क्षेत्र केवल मूल्य स्तर को प्रभावित करने की भूमिका निभाता है। इसे इस सरलीकृत उदाहरण में जैसे आपूर्ति और मांग की भूमिका आमतौर पर पैसों की मात्रा सिद्धांत तक सीमित है। आपूर्ति कितनी है, मांग कितनी है, ये इस तक सीमित है। यदि यह क्षेत्र स्वास्थ्य वित्तीय प्रणाली के साथ बेहतर परिणाम उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार वित्तीय क्षेत्र की उन्नति वास्तविक क्षेत्र के विकास का साधन है। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां सीधी प्रकृति पर निर्भर होती हैं, क्योंकि इसमें भूमि, जल, वनस्पति, खनिज पदार्थ, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग शामिल है। तो ये सारी चीजें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके कार्य किया जाता है इसमें प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि कार्य किया जाता है, डेयरी यानी पशुपालन, फार्मिंग, मत्स्य पालन, वानिकी और खनन उत्खनन, ये सारे क्षेत्र शामिल हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र या मध्यम क्षेत्र कहते हैं इसे। इसमें कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादों में बदलकर प्राकृतिक संसाधनों के क्या है मूल्य में वृद्धि की जाती है, मूल्य बढ़ा दिया जाता है, यानी उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। प्राथमिक और तृतीयक क्षेत्र के मध्य एक प्रकार के संयोजन का कार्य करता है, इसलिए मध्यवर्ती क्षेत्र कहते हैं। कच्चे माल को मूल्यवान में निर्माण विनिर्माण उद्योग के द्वारा बदला जाता है। तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां मुख्य रूप से प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के विकास के समर्थन और सुविधा प्रदान करने के लिए की जाती हैं। तो तृतीयक क्षेत्र इनको प्राथमिक और द्वितीयक को सहायता के लिए है। तृतीयक क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से तो वस्तु उत्पादन नहीं करता बल्कि उत्पादन की प्रक्रिया में सहायता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं, जैसे संचार है, परिवहन है, भंडारण है, बैंकिंग है, तो ये सहायता करते हैं। अब है चतुर्थ क्षेत्र। चतुर्थ गतिविधियां ज्ञान क्षेत्र में विशिष्ट तृतीय विकास है, तृतीय गतिविधियां हैं। मतलब चतुर्थ क्षेत्र में ज्ञान कौशल शामिल है, बौद्धिक क्षमता, ज्ञान आधारित गतिविधियां, अनुसंधान, AI डेटा विश्लेषण और रोबोटिक्स इसमें शामिल है चतुर्थ क्षेत्र में। पंचम क्षेत्र है पंचम गतिविधियां ऐसी सेवाएं जो नए और मौजूदा विचारों की पुनर्व्यवस्था पुनर्व्याख्या पर ध्यान, यानी जो व्यवस्था है उसकी पुनर्व्याख्या करती है, पुनः व्यवस्था बनाती हैं उस पर कहते हैं। इसमें प्रशासनिक अधिकारी, सरकार, उद्योग, उच्च स्तर के निर्णय शामिल होते हैं, बहुत अच्छे ऊपर लेवल के निर्णय लिए जाते हैं, वो पंचम क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र में कम वृद्धि के हेतु उत्तरदायी क्या कारक रहे हैं?
भारत में क्या है, द्वितीय क्षेत्र विकास नहीं हुआ है, तो उद्योग विकास नहीं हो पाए उतने। तो इसका कारण क्या है, लाइसेंस राज है, क्योंकि सरकार ने पहले लाइसेंस राज बना रखा था तो लाइसेंस नहीं देती थी। विदेशी निवेश पर प्रतिबंध था, 1991 के पहले विदेश के लोग यहाँ पैसा नहीं लगा सकते थे, प्रतिबंध था। निजी उद्योगों को बढ़ावा देने का अभाव था, कि सरकार ने निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित नहीं किया कि बढ़ावा दे कि वो लाभ कमाएं। बिजली की कमी थी और कड़े श्रम कानून थे, यानी यदि कोई निजी क्षेत्र चल रहा है तो उन्हें श्रमिकों को बहुत सारी सुविधाएं देनी होती थी, कड़े श्रम कानून थे। और पर्यावरण मंजूरी में देरी, यदि कोई कार्य कर रहा है तो पर्यावरण की जब मंजूरी मिलेगी तभी वो काम का आगे बढ़ा सकता है। और सस्ते विनिर्मित वस्तुओं का आयात किया जाता था, जो चीज़ नहीं थी, तो इससे भारत के उद्योगों की ज़रूरतें ऐसी पूरी हो जाती थी और उन्हें द्वितीय क्षेत्र का विकास का मौका उतना नहीं मिला। सार्वजनिक क्षेत्र क्या है, तो सरकार की जिसमें हिस्सेदारी 51% से अधिक हो तो वह सार्वजनिक क्षेत्र। इसमें सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण, सरकार नियंत्रित करती है इसे। इसका उद्देश्य है लोक कल्याण, अधिकतम उद्देश्य लोक कल्याण करना है। इसमें स्थिर नौकरी होती है, आवास की सुविधा होती है, वेतन होते हैं, भत्ते होते हैं, सेवानिवृत्ति जैसी सेवाएं होती हैं, पदोन्नति के मापदंड होते हैं और कर्मचारी को वरिष्ठता मिलती है। फिर निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी क्या है, निजी क्षेत्र जिसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 51% से अधिक हो। इसमें सरकार का अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है या फिर सरकार का नियंत्रण होता ही नहीं है, शून्य होता है। इसे निजी लाभ अर्जित करने के लिए किया जाता है, यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, प्राथमिक उद्देश्य निजी लाभ कमाना है। गैर स्थिर होता है, ये जरूर नहीं है कि नौकरी जो है वो स्थिर हो, और उसमें उच्चतम वेतन दिया जाता है, लेकिन प्रतिस्पर्धा माहौल होता है। जो व्यक्ति कर्मचारी ज़्यादा अच्छे से काम करे उसमें प्रतिस्पर्धी, या कंपनी अच्छे से काम करे उसका मूल्य उतना होगा, प्रतिस्पर्धी माहौल होता है इसमें। लाभ पदोन्नति का मापदंड आमतौर पर कर्मचारी की योग्यता और प्रदर्शन इसमें शामिल है। अब है संगठित क्षेत्र क्या है, इसे औपचारिक क्षेत्र कहते हैं, जिसमें निश्चित मतलब वो हो, नौकरी हो, अच्छी नौकरी हो और निश्चित व्यवस्थित नौकरी हो। अर्थव्यवस्था का औपचारिक क्षेत्र है, इसमें सरकार द्वारा पंजीकृत और विनियमित होता है। औपचारिक श्रमिक अनुबंधों और विनियमों का पालन करते हैं, यानी श्रम का अनुबंधों का पालन किया जाता है। इसमें संरचना स्पष्ट व्यावसायिक प्रक्रियाएं होती है कि इसमें क्या व्यवसाय हो रहा है तो स्पष्ट होता है। रोजगार की निश्चित और नियमित शर्तें होती हैं, यदि रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारी हैं, निश्चित और नियमित शर्तें होती हैं। कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा का लाभ के हकदार होते हैं। वित्तीय संस्थाओं तक आसान पहुंच होती है और इसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने की अधिक संभावना है। संगठित क्षेत्र में नियमित प्रशिक्षण और कौशल का विकास होता है, तो इसमें जाता है कौशल का विकास होता है। कर्मचारी को नौकरी में अधिक स्थिरता होती है, यानी उसकी नौकरी स्थित होती है। सरकारी कार्यालय जैसे बैंक हो गया, बीमा कंपनियां हैं, MNC बड़ी निजी कंपनियां इसमें शामिल हैं। अब है असंगठित क्षेत्र या अनौपचारिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का अनौपचारिक क्षेत्र में इसका आधिकारिक रूप से पंजीकृत या विनियमित नहीं होता है। जैसे रोजगार में इसमें रोजगार की सुरक्षा कम होती है और कम स्थिर है। इसमें संरचना जो है अस्पष्ट अव्यवस्थित प्रक्रियाएं होती हैं, ये क्या काम कर रहे हैं पता ही नहीं है, उसमें स्पष्ट नहीं होता है। कार्य स्थिति कम विनियमित और असुरक्षित होती है, कार्य भी असुरक्षित होते हैं। इसमें उन्नत प्रौद्योगिकी सीमित होती है, प्रौद्योगिकी का उतना विकास नहीं होता है। कार्यस्थल पर प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। काम के घंटे भी निश्चित नहीं होते, कितने घंटे उसको काम करना है व्यक्ति को। सामाजिक सुरक्षा लाभों का अभाव होता है। असंगठित क्षेत्र में भी व्यवसाय आते हैं जो सरकार के साथ पंजीकृत नहीं होते, उनके दिशा निर्देशों या विनियमों का पालन भी नहीं करते, तो ये असंगठित क्षेत्र में आते हैं। टाइप ऑफ जॉब कितने प्रकार के होते हैं, जैसे गोल्ड कॉलर
गोल्ड कॉलर जॉब जैसे इसमें निजी वो नॉलेजेबल व्यक्ति, हाई नॉलेजेबल व्यक्ति शामिल होते हैं। गोल्ड कॉलर जॉब है। ब्लू कॉलर जॉब जिसमें दिन के आधार पर यानी दिहाड़ी के आधार पर काम करते हैं, दिन में काम किया उनका पैसा शाम को मिल जाता है, तो दिन के आधार पर ब्लू कॉलर जॉब होते हैं। गोल्ड कॉलर जॉब हाई नॉलेजेबल व्यक्ति। ग्रे कॉलर जॉब जो रिटायरमेंट की बहन की रिटायर हो गए लेकिन उसके बाद भी काम करते रहते हैं, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, तो रिटायरमेंट के बाद भी काम करते हैं। पिंक कॉलर जॉब जिनकी बहुत कम सैलरी होती है। ग्रीन कॉलर जो पर्यावरण के क्षेत्र में जैसे सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में काम करते हैं, तो ग्रीन कॉलर जॉब। ब्लैक कॉलर जो खनन का काम करते हैं, खनन यानी इंडस्ट्री में काम करते हैं और या फिर गैर कानूनी काम जो करते हैं उन्हें भी ब्लैक कॉलर जॉब कहते हैं। ओपन कॉलर जो ऑनलाइन काम करते हैं। फिर वाइट कॉलर ऑफिस मैनेजमेंट स्किल के आधार पर, वर्क के आधार पर काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, वो वाइट कॉलर जॉब है। ऑरेंज कॉलर जॉब कैदियों के लिए द्वारा किए गए काम होते हैं ऑरेंज कॉलर में। नो कॉलर जो वित्तीय रूप की तुलना में अपने पैसे अपनी पेंशन के लिए फैशन के लिए काम करते हैं, यानी फैशन बोलते हैं उसमें। आर्टिस्ट वगैरह जो क्षेत्र के लोग हैं वो अपनी खुशी से काम करते हैं, वित्तीय रूप से नहीं, तो ये नो कॉलर जॉब है, यानी किसी कॉलर में नहीं आते वो। मांग और आपूर्ति सिद्धांत क्या है? यदि मांग अधिक है तो आपूर्ति और आपूर्ति कम है, यदि किसी चीज़ की मांग अधिक है, यदि अधिक लोग खरीदना चाहते हैं उसे और वो उतनी निर्माण नहीं है उसका, यानी आपूर्ति कम है, तो कीमतें बढ़ जाएंगी। लेकिन यदि कीमतें बढ़ने के कारण मांग बढ़ जाए, कीमतें यानी किसी चीज़ की बढ़ रही हों और उसकी मांग बढ़ जाए, तो ऐसी वस्तुओं को गिफेन वस्तुएं कहते हैं। कीमत घटने पर मांग घट जाएगी उनकी। अब बेबेलियन गुड्स जब कोई वस्तु उच्च कीमत के कारण अधिक आकर्षण लगती है तो मांग बढ़ सकती है, भले ही उसकी कीमत बड़ी हो। जैसे लग्जेरियन वस्तुएं हैं, आईफोन, रोल्स रॉय, तो ये इनका पैसा भी अधिक है और इनकी लग्जेरियस उसी के कारण है। अब फिर मांग में कमी आ जाए, अगर मांग में कमी है और आपूर्ति अधिक, कोई वस्तु बाजार में ज़्यादा उपलब्ध है और लोग उतना खरीद नहीं रहे हैं, तो एक कीमत घटी रहेंगी, कीमत घट जाएंगी। फिर आर्थिक समृद्धि, यदि किसी व्यक्ति अथवा राष्ट्र की मात्रात्मक रूप में वृद्धि होती है, यानी किसी व्यक्ति की और राष्ट्र की मात्रात्मक पैसों के रूप में वृद्धि होती है, तो आर्थिक क्षेत्र में से आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। आर्थिक समृद्धि एक संकीर्ण अवधारणा है जो मुख्य रूप से आर्थिक उत्पादन और आय में वृद्धि को दर्शाती है कि अर्थव्यवस्था में इतना उत्पादन हुआ, आय में इतनी वृद्धि हुई, ये सिर्फ इसको दर्शाती है। यदि किसी विशेष अवधि में किसी राष्ट्र की मौद्रिक वृद्धि को संदर्भित करती है कि इतनी अवधि में इसकी इतनी वृद्धि हो गई है। जैसे जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में बताया जाता है, जीएनआई में बताया जाता है, पीसीआई में के रूप में मापा जा सकता है कितनी आर्थिक वृद्धि हुई। आर्थिक समृद्धि का मुख्य केंद्र आर्थिक गतिविधियों के मात्रा बढ़ने पर होता है कि आर्थिक गतिविधियों की इतनी मात्रा बढ़ गई है। जैसे उद्योग, व्यापार, सेवाओं में वृद्धि हो जाती है तो आर्थिक वृद्धि होगी। आर्थिक जब समृद्धि होगी तो आर्थिक विकास होगा ये जरूरी नहीं है, यानी समृद्धि आएगी, पैसा आएगा तो विकास होगा ये जरूरी नहीं है। आर्थिक विकास क्या है? तो आर्थिक विकास एक व्यापक अवधारणा है जिसमें आर्थिक, सामाजिक, मानवीय कार्यों का समावेश होता है। जैसे आर्थिक विकास से तात्पर्य स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे सामाजिक संकेतों में विकास के माध्यम से अर्थव्यवस्था में नागरिकों के जीवन स्तर में लाया गया सकारात्मक परिणाम, यानी आपके पास धन है तो उसे स्वास्थ्य में लगाएं, शिक्षा में लगाएं, समाज के सुधार में, तो नागरिकों का जीवन स्तर अच्छा होगा तो उसे विकास माना जाएगा। तो आर्थिक समृद्धि, यदि पैसा नहीं है तो ये सब नहीं होगा। आर्थिक समृद्धि के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है। आर्थिक विकास का दायरा व्यापक होता है क्योंकि यह देश की जनसंख्या के आर्थिक पहलुओं और जीवन की समग्र गुणवत्ता दोनों को कवर करता है। इसमें जीवन स्तर में सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर और आय वितरण में समानता शामिल है कि शिक्षा मिले व्यक्ति को, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर हो, समानता हो, तो ये
आर्थिक विकास हो जाएगा। आर्थिक विकास का उद्देश्य न केवल उत्पादन बढ़ाना है बल्कि समाज के सभी वर्गों तक समुचित गुणात्मकता परिवर्तन भी करना है। इसे मानव सूचकांक में मापते हैं। मानव विकास सूचकांक होता है HDI। इसे सकल खुशहाली सूचकांक यानी ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में मापते हैं। तो मानव विकास को HDI में मापते हैं और खुशहाली सूचकांक GLI में मापते हैं। आर्थिक समृद्धि क्या है? अल्पकालिक प्रक्रिया है। मात्रा तक परिणाम होते हैं, इसमें साधन होते हैं और विकास की गारंटी नहीं होती है। इसमें आर्थिक समृद्धि में GDP में प्रति व्यक्ति आय को मापते हैं। प्रायः विकसित अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में वे प्रयुक्त नहीं किया जाता। वो विकसित हैं तो उनमें प्रयोग नहीं होगा, कम व्यापक अवधारणा है। जबकि आर्थिक विकास दीर्घकालिक प्रक्रिया है। गुणात्मक परिणामों को यानी गुणों को मापा जाता है। ये आर्थिक समृद्धि जो है वो साधन है, जबकि आर्थिक विकास साध्य यानी लक्ष्य आर्थिक विकास प्राप्त करना है, समृद्धि की गारंटी नहीं है। यदि आर्थिक विकास है तो समृद्धि की तो गारंटी है, यानी समृद्धि पहले से ही तभी तो आर्थिक विकास हुआ है। यदि आर्थिक विकास हुआ है तो आर्थिक समृद्धि जरूर हुई होगी। मापन इसका HDI जीवन प्रत्याशा में किया जाता है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में अधिक व्यापक विकास समृद्धि प्लस परिवर्तन होता है। है सतत विकास। 1987 में वुडलैंड रिपोर्ट ने SDG यानी सतत विकास को परिभाषित किया। इसका लक्ष्य जो टाइटल था उसका था हमारा साझा भविष्य था। पर्यावरण में विकास प्लस आर्थिक विकास, पर्यावरण का विकास हो, आर्थिक अर्थव्यवस्था में विकास हो तो सतत विकास होगा। जैसे जब कोई राष्ट्र अपने साधनों का उपयोग इस प्रकार करता है कि भविष्य की पीढ़ी भी उस संसाधनों की कीमत का सामना न करना पड़े, कमी का सामना न करना पड़े, तो उसे सतत विकास बोलेंगे, यानी चलता जा रहा है। ऐसा विकास का मॉडल जो स्थायी रूप से आर्थिक विकास प्राप्त कर सकता है। प्रति व्यक्ति संसाधन का वह क्षरण नहीं होता और प्रकृति का क्षरण, संसाधनों का क्षरण नहीं होता है। वे विकास जो भविष्य की पीढ़ियों में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है, यानी भविष्य की पीढ़ियों की जो आवश्यकताएं हैं उनसे समझौता नहीं करता, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, सतत विकास है। इसे वुडलैंड आयोग ने 1987 द्वारा अपनी रिपोर्ट में हमारा साझा भविष्य में दी गई परिभाषा दी थी। फिर है समावेशी विकास। समाज के अंतिम व्यक्ति तक सामाजिक यानी सरकार की जो योजनाएं हैं, नीतियां हैं सहित विकास की पहुंच सुनिश्चित करना समावेशी विकास है। अर्थात विकास की समाज की सभी वर्गों तक पहुंच समावेशी विकास है। दूसरे शब्दों में ऐसा विकास जो न केवल नए आर्थिक अवसरों को पैदा करता है बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए सृजित ऐसे अवसर तक समान पहुंच को सुनिश्चित करता है, समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सुनिश्चित करता है। भारत में समावेशी विकास की आवश्यकता क्यों है? इसलिए क्योंकि भारत के शहरी क्षेत्रों में जो 10% लोगों की मासिक प्रति व्यक्ति खर्च 10% निम्न 10% लोगों के मासिक प्रति व्यक्ति खर्च के 10 गुना अधिक है, यानी शहर के जो 10% लोग हैं वो उस गांव के 10% लोगों से 10 गुना अधिक खर्च कर रहे हैं। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका आंकड़ा 5 गुना अधिक है, ग्रामीण क्षेत्रों से 5 गुना अधिक है। और भारत के शीर्ष 20% लोगों की आय निम्न 20% लोगों की आय से 10 गुना अधिक है। वे भारत की 1% जनसंख्या के पास कुल संपत्ति का 53% है, यही कुल संपत्ति 1% के पास जनसंख्या के पास 53% संपत्ति, जबकि 10% जनसंख्या के पास भारत की कुल संपत्ति का 76% है। भारत में कृषि क्षेत्र में लगभग 50% जनसंख्या संलग्न है, जिसमें सेवा क्षेत्र GDP में इसका 55% है, तो सेवा क्षेत्र अधिक है। तो ये इतना ही चैप्टर है, अब पढ़ेंगे अगली क्लास में।